एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि हमने आरक्षण का जो बुनियादी तर्क था जिसके आधार पर संविधान सभा ने आरक्षण स्वीकृत किया दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए और बाद में मंडल कमीशन के जरिए ओबीसी के लिए, वो था कि भारत में हिंदू समाज में सामाजिक भेदभाव था। उसके चलते अपमानजनक परिस्थितियों में एक बड़ा वर्ग रहा समाज का, उसको मुख्य धारा में लाना है। उसमें ये नहीं था कि आर्थिक तौर पर किसके पास 100 रुपया है, किसके पास 80 ना, ये आरक्षण का आधार ही नहीं था। और जब ये कहा जाता है, असदुद्दीन ओवैसी और उनके छोटे भाई कहते हैं कि हमने 800 साल तक इस मुल्क में हुकूमत की है, हमने लाल किला दिया और ताजमहल दिया और कुतुब मीनार दी, तो इसका मतलब फिर आप पिछड़े में क्लेम तो मत करिए अरविंद जय तिलक जी। एक तरफ आप ये कहते हो कि हम 800 साल तक इस देश के मालिक रहे, मुख्तार रहे, हमने ताजमहल और जिले इलाही, कुतुब मीनार सब बना दिया, और दूसरी तरफ कहते हो कि हमको पिछड़े में भी शामिल करो। ये तो बात फिर थोड़ी समझ नहीं आती। देखिए, जब देश का विभाजन हुआ तो 23% जो आबादी थी उसको 35% जो है देश का भूभाग दिया गया, धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ। संविधान सभा में बहस में पटेल साहब ने कहा भी कि आप 2 घोड़ों पर सवारी नहीं कर सकते हैं, एक ही घोड़ा आपको चुनना होगा। लेकिन दुर्भाग्य रहा इस देश का कि उसके बाद भी तुष्टीकरण का जो सियासत चला है और लंबे समय तक चला है, और उसका जो वट वृक्ष है कितना बड़ा आकार ले चुका है कि समाज में विद्वेष की स्थिति पैदा हो गई। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर जो है एसटी हसन साहब का कंठ चुना गया आजमगढ़ में, तो यूं ही नहीं है। देखिए, पूर्वांचल में करीब 6 सीटें जो है बहुजन समाज पार्टी जीती थी, 7वें चरण में अभी घोसी और गाजीपुर का चुनाव होना बाकी है। धर्मेंद्र यादव वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और वो परिवार की सीट है। अगर दोबारा हारते हैं तो समझ लीजिए कि न सिर्फ धर्मेंद्र यादव की राजनीति पर बट्टा लगेगा, बल्कि परिवार में भी जो कलह शुरुआत होगा कि उन्हें ही क्यों बार बार जो है आजमगढ़ दिया गया, पहली चीज। दूसरी चीज, एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पे मुस्लिम लोगों को लेकर के जो स्टैंड लेने का एक जो देश में तूफानी एक दौरा चला है, जैसा कि ममता बनर्जी ने कहा, यहाँ तक कह दिया कि जो है हम न्यायालय की बात को मानेंगे नहीं, न्यायालय पर ढेर सारे आरोप भी मरे, और उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर जो है इसके फैसले को नहीं मानेंगे। लालू प्रसाद भी कहा गए, उन्होंने कहा कि पूरे मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। अब ये सवाल उठता है कि समाजवादी पार्टी पीछे क्यों रहे, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि कल की तारीख में जो है केवल यही चुनाव भर नहीं है, आगे भी चुनाव लड़ना है, 2027 का भी चुनाव लड़ना है। ठीक बात। जिस तरह राहुल गांधी जिस तरह से मुसलमानों को लेकर के अपना एक अलग स्टैंड लेकर के अपने पक्ष में मुसलमानों को लामबंद करते हुए देखे जा रहे हैं, यूपी और बिहार ही सिर्फ मुसलमान है, देश भर में है। इस चीज को अच्छी तरह से अखिलेश यादव भी समझ रहे हैं, तेजस्वी भी समझ रहे हैं और ममता भी समझ रही है। ठीक बात है। लड़ाई खुल करके मुसलमानों को लेकर के भी है। जी मिश्रा जी, जालीदार पर्दा क्यों? पर्दा भी है और जाली भी है। अरे या तो पूरा पर्दा रखो मोटे कपड़े का, या पर्दा उठा के फेंको। ये दोहरा चरित्र क्यों? मैं तो कह रहा हूं गलत सही पे नहीं जा रहा, मेरिट पर। अगर आपको किसी दल को ही लगता है कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, तो छाती ठोक कर कहिए ना कि मिलना चाहिए, और उसके लिए लड़िए। धीरे से गली में मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए कह के कोई भाग गया, अब लोग ढूंढ रहे कौन कह गया। अरे ऐसा तो ना करो भाई। अगर बोल रहे हो मंच पर, माइक पर, तो उस पर टिको। अच्छा, खंडन भी नहीं कर रहे, एसटी हसन को ओन भी नहीं कर रहे और एसटी हसन को डिसोन भी नहीं कर रहे। ये बड़ी विचित्र स्थिति है। नहीं, ये विचित्र स्थिति नहीं है, ये दुनिया की एक ग्रेटेस्ट जो है पॉलिसी होती है, स्ट्रेटजी होती है। और ठीक यही चीज मैं आपको बता दूं, अभी हमारे मित्र ने बोला ना कि भाई ये जुमलेबाजी है, उन्होंने बोल दिया। अरे बोलो ना कि 542 में से 500 सीट समाजवादी की आएगी, वो जुमलेबाजी मंजूर है। इलाहाबाद में 1882 या 85 में मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन हुआ था, अल्लामा इकबाल ने ऐसे ही जुमलेबाजी कर दी थी। इनकी बातों को बड़ी गंभीरता से लीजिए और सभी बुद्धिजीवियों को लेना चाहिए। ये जुमलेबाजी नहीं है, हल्के में नहीं, ये बहुत सोची समझी रणनीति है। जो राहुल गांधी ने बोला था
वाकई में केरोसिन फेंक दिया गया है चारों तरफ पूरे देश में। 70 साल पहले ही फैला दिया गया था, जब भारत का विभाजन हुआ नेहरू जी ने फैला दिया था। और इंडी अलायंस के जितने सदस्य हैं, नेता हैं, प्रवक्ता हैं, माचिस की तीलियां लेके इस देश में ऐसे बयान देके जगह जगह आग लगा रहे हैं। मुझे कोई गुरेज नहीं है बोलने की। कभी कोई देखिए साउथ से बोल देगा इनके अलायंस का, कभी नॉर्थ से, ईस्ट से, वेस्ट से, जगह जगह गली मोहल्ले। इनको आरक्षण कैसा चाहिए जरा विद्रूप रूप में देखिए, बड़े रूप में देखिए। सड़क पे मजार बनानी है, वो भी आरक्षण का एक वो तरीका है। संविधान गया भाड़ में, कोई संविधान की परवाह नहीं। बीच सड़क पे, बीच रेलवे लाइन पे मजार आपको मिलेगी। यहाँ पे मस्जिद बनाना है, ये बनाना है, माइनॉरिटी कमीशन है, स्कूल है, मदरसा है, इनके अपने, वो भी तो आरक्षण का एक डिक्लेयर्ड या अनडिक्लेयर्ड फॉर्म है। जहां संविधान और कानून से मिल जाए, जहां नेता दे दे ममता बनर्जी जैसे, ठीक है। नहीं हुआ तो हम सड़क पे लेंगे। इनके 50 तरीके हैं देश तोड़ने के। ठीक है मिश्रा जी, ठीक है, रुकना होगा। विवेक भाई, दो बातें मुझे समझ में नहीं आई। एक तो अगर मान लीजिए बीजेपी के किसी मुख्यमंत्री ने अपने राज्य में हाई कोर्ट के किसी फैसले के खिलाफ ये कहा होता मंच से कि हम नहीं मानते ऐसा फैसला, ठुकराते हैं ऐसे फैसले को, और जो फैसला दे रहे हैं वो कांग्रेसी हैं, सपाई हैं, बसपाई हैं, हम ऐसे जजों को भी नहीं मानते, तो आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती? मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की प्रतिक्रिया होती कि देखो 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 संविधान खतरे में आ गया, लोकतंत्र तबाह हो गया, संविधान तबाह हो गया, हाय हाय। नहीं, ममता जी एग्जैक्टली यही बोल रही हैं। आप लोगों को संविधान खाया पिया लग रहा है, तंदुरुस्त, लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं लग रहा। बोले लोकतंत्र भी मुस्कुरा रहा है, संविधान भी झूला झूल रहा है बंगाल में। आप लोगों को ये लग रहा है कि वहां कुछ खतरा है लोकतंत्र को, संविधान को? देखिए, ममता जी देश की एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं जी, और कोई भी सामान्य नागरिक की बात छोड़ दीजिए, आप मुख्यमंत्री नहीं कह सकता है कि हम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे। उनका आशय था हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जिसको भाजपा अपने डीएनए के मुताबिक उस चीज को आधी बात लेके हो रही है। एक मिनट रुकना होगा, एक मिनट रुकना होगा। मैं इन्वर्टेड कॉमा में ममता जी का वक्तव्य बता देता हूं अपनी स्मृति से। हम हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानते, हमारे यहाँ ओबीसी में आरक्षण मिलता रहेगा मुसलमानों को, हम नहीं मानते ऐसे फैसले को। ये जजों को कहां से ऑर्डर मिल रहा है, कहां से इशारा मिल रहा है, मुझे मालूम है। ममता बनर्जी ने कहा, कहां आप कह रहे कि घुमा दिए उनकी बात को घुमाएंगे तब तो जाने कहां पहुंच जाएगी, बिना ही घूमे इतनी तीखी है। नहीं देखिए, ये है, आप देखिए कि फैसले को ना मानेंगी तो ना मानने का मतलब ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगी। कोई आदमी हाई कोर्ट के न्यायपालिका के फैसले को कैसे, ये उस संदर्भ में बात देखिए, बात को ये वैसे नहीं कहा। अब इस तरह के बयान अगर आप देखते हैं तो साक्षी महाराज ने इस तरह के बयान, या भाजपा के तमाम सांसदों के इस तरह के बयान, साक्षी मुख्यमंत्री है, वो फाइल साइन कर रहे हैं। नहीं देखिए, एक जो संवैधानिक उस पे पद पे है, चाहे सांसद हो या मुख्यमंत्री हो, ना आप गलत हैं, बयान नहीं दे सकते। नहीं, सांसद विधायक अलग है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री अलग है। गलत इंप्रेशन क्रिएट नहीं करिए। संविधान में बिल्कुल दोनों के कार्य अलग है, मर्यादा अलग है। लेकिन देखिए, न्यायपालिका के प्रति सबका सम्मान, चाहे वो सांसद की बात हो या बयान की मैं बात कर रहा हूं। अरे भाई, मैं पूछ रहा हूं विवेक भाई, मैं पूछ रहा हूं, साक्षी ने, एक मिनट, साक्षी ने 10 बयान गलत दिए, साक्षी के खिलाफ मुकदमा करो जाके। लेकिन मैं पूछ रहा हूं, ममता जी ने ये बोला, इसमें संविधान को झटका लगा या संविधान को रसमलाई खाने को मिली ऐसे बयान से? लोकतंत्र दुबरा हुआ या मोटा हुआ, ये मैं समझना चाह रहा हूं। क्योंकि आप लोग तो आजकल संविधान किताब भी तो लियो ना हाथ में, और जिस नेता से पूछो वो काहे का चुनाव है, वो कहता लोकतंत्र संविधान बचाने का। क्या ऐसे बचाओगे लोकतंत्र मित्र? ये मैं पूछ रहा था। देखिए, उनकी बयान की बात आप कह रहे हैं, ये बात उन्होंने कही, लेकिन उसका आशय देखिए कि उन्होंने किस संदर्भ, वो सुप्रीम कोर्ट में जाने के आशय से बात कही कि हम हाई कोर्ट की नहीं मानेंगे। क्या आप उम्मीद करते हैं देश में कोई मुख्यमंत्री
नहीं, मैं बहुत अदब से कहूंगा, आप इस तरह की बात कर सकता है क्या? नहीं, मैं बहुत अदब से ये थोड़ी कहूंगा विवेक जी, बहुत अदब से कहूंगा, ये आप अर्ध सत्य बता रहे हैं। अब आपने कही दिया, मैं भी थोड़ा विचित्र किस्म का आदमी हूं। मुख्यमंत्रियों को क्या कहना चाहिए वो तो उनके विवेक पर है, लेकिन मैं एक सामान्य व्यक्ति के नाते कहता हूं, जो आप कह रहे हो ना गुड्डी गुड्डी गुलगुला टाइप की बात, वो तब होती जब वो ये बोलती, सुनिए, हाई कोर्ट का निर्णय आया, सरकार उस निर्णय का अध्ययन कर रही है, हम हायर कोर्ट में अपील करेंगे, हमें विश्वास है, हमें भरोसा है, हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी बात को समझेगा। इति सिद्धम, ओम नमः शिवाय, कथा समाप्त, पंजीरी बांटो। बात सुनो भाई, लेकिन जब मैं ये कहूं हाई कोर्ट का फैसला नहीं मानता, आरक्षण जारी रहेगा, ये कैसे कह सकते हैं आरक्षण जारी रहेगा? जब हाई कोर्ट ने बैन कर दिया, सुप्रीम कोर्ट आप गए नहीं, सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली, ममता बनर्जी कैसे आरक्षण जारी रखेंगी? मजाक कर रहे हो आप लोग? हाई कोर्ट का फैसला तब तक सर्वोच्च है जब तक सुप्रीम कोर्ट उसके विरुद्ध फैसला न दे दे। ममता बनर्जी चलाएंगी क्या न्यायपालिका? विवेक जी, इसमें गलत कहा क्या मैंने? उन्होंने कैसे मंच से कहा, माइक से कहा कि हाँ ओबीसी का आरक्षण जारी रहेगा मुसलमानों का? कैसे कह दिया? जब हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया तो जब तक सुप्रीम कोर्ट उसको बहाल नहीं करे वो खारिज नहीं रहेगा क्या? देखिए, आप जो कह रहे हैं पद की गरिमा के हिसाब से इस देश में आज पिछले 10 वर्षों से इस तरह की बयानबाजियां तमाम हो रही हैं। अगर उन पे हम एक डिबेट करें तो 4 डिबेट उस पर हो सकती हैं, लेकिन आज है उनको इस तरह के शब्द जो आप कह रहे हैं, मैं 100% सहमत हूं आपकी बात से कि एक पद प्रतिष्ठा के हिसाब से जो आपने कहा वही उनको कहना चाहिए था कि सरकार अध्ययन कर रही है, हाईकोर्ट जाएगी, ये सब बातें कहनी चाहिए थी। लेकिन ये चुनावी माहौल में उन्होंने कुछ कह दिया है। अच्छा, आपके यहाँ बड़ा गजब है, एसटी हसन भी चुनावी माहौल में आनंद ले रहे हैं, ममता जी भी ले रही हैं। गुरु कब तक चुनाव के आड़ में खेला होगा? देखिए, जब ये चुनाव में कहा जा सकता है सत्ता पक्ष की तरफ से कि अगर चुनाव में इंडिया गठबंधन जीतता है तो आपकी 2 भैंसें हैं, एक भैंस मुसलमान को दे देंगे, एक भैंस किसी और को दे देंगे। तो जब इस तरह की या इंडिया गठबंधन आएगा तो राम मंदिर में बाबरी ताला लग जाएगा, या जिन गांवों में बिजली हमने दी है वहां बिजली खंभे होवा लेंगे, इस तरह का बयान कोई ठीक है विवेक जी, बैठा हुआ व्यक्ति दे सकता है क्या? ये पद की गरिमा के अनुकूल है क्या ये? तो जब उस तरह की बयानबाजी के बीच में इस तरह की बात अगर है तो उसको उसी परिप्रेक्ष्य में अगर आप लेंगे तो मैं समझता हूँ कि ठीक, मैं आनंद दुबे के पास आऊं, उससे पहले एक बात और स्पष्ट कर दूं।